पाठ 41 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। क्या आप जानते हैं कि हर भाषा के 4 कौशल होते हैं? 1 सुनना लिसनिंग, 2 बोलना स्पीकिंग, 3 पढ़ना रीडिंग, 4 लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप से होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए सुनना व बोलना मौखिक कौशल ओरल स्किल्स तथा लिखना व पढ़ना लिखित कौशल रिटन स्किल्स कहलाते हैं। अतः ध्यान रखिए, भाषा के चारों कौशलों में सुनना तथा बोलना मौखिक कौशल प्रमुख कौशल हैं तथा लिखना और पढ़ना लिखित कौशल गौण कौशल हैं। भाषा के मौखिक कौशलों को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवण सुनना कौशल लिसनिंग स्किल्स का विकास। जब हम श्रवण को एक कौशल के रूप में लेते हैं, तब सुनने का अर्थ होता है समझते हुए सुनना। इसका सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति समझते हुए तभी सुन सकेगा जब उसका ध्यान कहीं और नहीं होगा। अतः श्रवण कौशल के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुने। सुनने या श्रवण कौशल के विकास के लिए जो सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, वह मातृभाषा भाषी द्वारा या तो बोलकर प्रस्तुत की जानी चाहिए या पढ़कर। हिंदीतर प्रदेशों के अध्यापक या अध्यापन में सुनाई जाने वाली सामग्री वार्तालाप, कहानी, चुटकुले, छोटे छोटे गद्यांश, कविताएं आदि को पहले से किसी भी मातृभाषा भाषी की आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा रिकॉर्डेड सामग्री को सभी छात्रों को सुनवा सकते हैं। किसी भी कौशल के विकास के लिए यह जानना भी जरूरी है कि शिक्षार्थी लर्नर को जो कुछ सिखाया जा रहा है वह उसने सीखा या नहीं। अतः जो कुछ सिखाया गया है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना भी आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र भाषा की समस्त ध्वनियों और उनके मेल कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों को सुनकर समझता है या नहीं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पदों को परस्पर संबद्धता के साथ समझने की योग्यता रखता है या नहीं। एक से अधिक वाक्यों के कथनों को वार्तालाप को सुनकर समझता है या नहीं। जो कुछ सुनाया गया है उसके कथ्य को समझते हुए अपने विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणी आदि दे पाने की योग्यता रखता है या नहीं। श्रवण कौशल के विकास की विधि। श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छात्रों को सरल कथन या वार्तालाप, चुटकुले, हास्य प्रसंग, देखे हुए नाटक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं। बाद में सरल गद्यांश, कविताएं आदि ली जा सकती हैं। जो भी सामग्री सुनाई जा रही है उससे संबंधित लघु प्रश्न तैयार कर लें। ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छात्र एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें। यहाँ हम एक चुटकुला, एक वार्तालाप, एक काव्यांश तथा एक कहानी उदाहरण के लिए ले रहे हैं। चुटकुला। पापा, प्रियंका तुम्हारे गणित में इतने कम अंक क्यों आए? प्रियंका, गैर हाजिरी के कारण। पापा, क्या तुम गणित की परीक्षा देने नहीं गई थी? प्रियंका, नहीं पापा, मैं तो गई थी, मेरे बगल में बैठने वाली लड़की गैर हाजिर थी। अब इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, पापा ने प्रियंका से क्या पूछा? प्रश्न 2, प्रियंका ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न 3, गैर हाजिर का क्या अर्थ है? प्रश्न 4, क्या प्रियंका गणित की परीक्षा के दिन गैर हाजिर थी? प्रश्न 5, गणित की परीक्षा के दिन कौन गैर हाजिर थी? प्रश्न 6, प्रियंका के अंतिम उत्तर का क्या आशय है? इसी तरह के अन्य चुटकुले छात्रों को सुनाएं। 2, वार्तालाप। मदन, हेलो सोहन, कैसे हो? सोहन, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई। अरे यार, बाहर गया हुआ था। अच्छा यह बताओ, कल का क्या कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम नहीं है, छुट्टी का दिन है, मस्ती करूँगा। तो कल फिल्म देखने चलें? हाँ चल सकते हैं। कौन सी फिल्म? 3 इडियट्स, सुना है बहुत अच्छी है। ठीक है, कौन सा शो? दोपहर 12:30 बजे वाला। कैसे चलेंगे? कल ड्राइवर खाली है, हमें छोड़ देगा। मैं तुम्हें 12 बजे तुम्हारे घर से ले लूंगा। और टिकट ऑनलाइन बुक करा लूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है।
इस वार्तालाप को सुनाकर निम्नलिखित प्रकार के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, किन लोगों के बीच बातचीत हो रही है? प्रश्न 2, मदन और सोहन के बीच क्या संबंध हो सकता है? प्रश्न 3, दोनों के बीच बातचीत कैसे हो रही है? प्रश्न 4, बहुत दिनों बाद याद आई कथन से मदन का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 5, वाक्य को पूरा करो, बाहर गया हुआ था। प्रश्न 6, मदन सोहन को कहाँ ले जाना चाहता था? प्रश्न 7, दोनों कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? प्रश्न 8, उन दोनों ने कौन सा शो देखने का तय किया? प्रश्न 9, फिल्म देखने दोनों कैसे जाएंगे? इस बात का पता मदन के किस उत्तर से लगता है? प्रश्न 10, टिकट की व्यवस्था कौन करेगा? नोट, यदि बच्चों ने कोई फिल्म देखी हो तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। काव्यांश, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। उक्त कविता पर इस प्रकार के लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, इस कविता में किसकी चाह या इच्छा का वर्णन हुआ है? प्रश्न 2, सुरबाला से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 3, सुरबालाओं के संदर्भ में फूल की क्या इच्छा है? प्रश्न 4, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, पंक्ति में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रश्न 5, देवों के सिर चढ़ूं से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 6, वनमाली से कवि ने क्या अनुरोध किया है? प्रश्न 7, पुष्प की वास्तविक इच्छा क्या है? प्रश्न 8, इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कहानी, बच्चों को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है, अतः उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाएं और उससे संबंधित प्रश्न पूछें। कहानी यदि बड़ी है तो उसको खंडों में विभाजित कर लें और प्रत्येक खंड को अलग अलग सुनाकर प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र की कहानियां भी छात्रों को सुनाई जा सकती हैं, जिससे उन्हें शिक्षा भी प्राप्त होगी। नमूने के लिए आगे एक कहानी दी जा रही है। सच्चा मित्र। एक जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक कौआ और एक हिरन रहता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। दिन भर दोनों जंगल में घूमकर अपना पेट भरते थे। शाम होने पर साथ साथ लौटते थे। रात को दोनों आपस में सुख दुख की बातें करते थे। बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक सियार रहता था। वह बहुत दुष्ट और चालाक था, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं था। उसे हिरन और कौए की मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। सियार हिरन का मांस खाना चाहता था, इसलिए उसने हिरन को अपना मित्र बना लिया। परंतु कौए ने हिरन से कहा कि सियार कपटी है, तुम यहाँ से दूर चले जाओ या इससे मित्रता न करो। हिरन ने कौए की बात नहीं मानी। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, मित्र मेरे साथ चलो, मैंने धान का पका हुआ खेत देखा है, आज तुम वहाँ खूब धान खाना। हिरन ने सियार की बात मान ली। वह धान के खेत में चरने लगा। खेत में किसान ने जाल फैला दिया था। हिरन जाल में फंस गया और मदद के लिए सियार को पुकारने लगा। हिरन ने सियार से कहा, मित्र मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सियार ने कहा, मित्र आज मेरा उपवास है, मैं चमड़े को अपने दांत से नहीं काटूंगा। फिर सियार थोड़ी दूर जाकर छिप गया। वह सोचने लगा कि कल खेत वाला आएगा, हिरन को मारकर मांस ले जाएगा, मुझे उसकी हड्डियां तो खाने को मिल ही जाएंगी। शाम को कौआ बरगद के पेड़ पर लौटा। उसने जब हिरन को न देखा तो वह समझ गया कि सियार ने हिरन को अवश्य धोखा दिया है। वह हिरन को ढूंढने निकला। धान के खेत में उसे हिरन मिल गया। कौए को देखकर हिरन रोने लगा। उसने कौए को सारी बात बताई। कौए ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाल से छुड़ाऊंगा। तुम किसान को देखकर सांस रोक लेना। जब मैं कांव कांव करूं तब तुम उठकर भाग जाना। सुबह होने पर किसान आया।
जाल में मरा हुआ हिरन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने जाल खोल दिया। कौआ काऊ काऊ करने लगा। कौए की आवाज सुनकर हिरन भाग गया। किसान ने हिरन को मारने के लिए जोर से डंडा फेंका, जो कपटी सियार के सिर में लगा। सियार वहीं मर गया। अच्छे मित्र सदैव मुसीबत से बचाते हैं और कपटी मित्रों का अंत बुरा होता है। इस कहानी पर छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, बरगद के पेड़ के पास कौन कौन रहते थे? प्रश्न 2, उन दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध थे? प्रश्न 3, पूरे दिन दोनों क्या करते थे? प्रश्न 4, सियार कहाँ रहता था? प्रश्न 5, सियार का कोई भी मित्र क्यों नहीं था? प्रश्न 6, सियार ने हिरन को अपना मित्र क्यों बनाया था? प्रश्न 7, कौवे ने हिरन को क्या सलाह दी थी? प्रश्न 8, हिरन ने कौवे की बात मानी या नहीं? प्रश्न 9, सियार एक दिन हिरन को कहाँ ले गया? प्रश्न 10, खेत में किसान ने क्या कर रखा था? प्रश्न 11, जाल में फंसने के बाद हिरन ने सियार से क्या कहा? प्रश्न 12, सियार ने जाल न काटने का क्या बहाना बनाया? प्रश्न 13, सियार ने छुपकर क्या सोचा? प्रश्न 14, हिरन को बरगद के पेड़ के पास न देखकर कौवे ने क्या सोचा? प्रश्न 15, जाल में फंसे हिरन ने जब कौवे को देखा तो वह क्यों रोने लगा? प्रश्न 16, कौवे ने हिरन को बचाने की क्या तरकीब बताई? प्रश्न 17, किसान क्यों खुश हुआ? प्रश्न 18, किसान ने जाल क्यों खोल दिया? प्रश्न 19, जाल खुलते ही कौवे ने क्या किया? प्रश्न 20, कौवे की आवाज सुनकर हिरन ने क्या किया? प्रश्न 21, सियार का अंत किस प्रकार हुआ? प्रश्न 22, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? वाचन, बोलना कौशल, स्पीकिंग स्किल्स का विकास। छात्रों के उच्चारण कौशल को ठीक प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का उच्चारण स्पष्ट हो। स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों सभी का उच्चारण आ जाता है। उच्चारण करते समय छात्र बोलने की सामान्य गति, लय, उतार चढ़ाव, अनुतान, बलाघात आदि का उचित प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन आदि सिखाने के लिए वार्तालाप, कहानी, कविता आदि सबसे सशक्त साधन है। कविता वाचन। कविता सुनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कविता सुनाने से पूर्व उस कविता को बार बार पढ़कर देखें और यदि कविता को याद कर सकते हैं तो याद करने की कोशिश करें। कविता का वाचन ऊंची आवाज में करें जिससे श्रोता उसे आसानी से सुन सकें। कविता का वाचन उन्हीं भावों के अनुकूल करें। अगर छंदबद्ध कविता है तो उसे उचित लय, उतार चढ़ाव के साथ सुनाएं। देखिए कविता का एक नमूना। फूल और कांटा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। वार्तालाप, उच्चारण। वार्तालाप के निरंतर अभ्यास से विभिन्न संदर्भों में कैसे बातचीत की जाती है छात्र यह समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए सब्जी वाले या फल वाले और ग्राहक के मध्य वार्तालाप के माध्यम से छात्र हिंदी की खरीदारी की शब्दावली और संरचनाओं से परिचित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, दवाई विक्रेता व बालक के बीच वार्तालाप। दवाई विक्रेता: जी बताइए क्या क्या चाहिए? रोहित: जी माताजी के सिर में बहुत दर्द है, अचानक दर्द उठा है। चक्कर भी आ रहे हैं क्या? नहीं, चक्कर नहीं आ रहे। पहले भी क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बार बार तो नहीं, पिछले महीने एक आध बार हुआ था दर्द। तब जो दवाई ले गए थे कुछ याद है नाम दवाई का? नहीं, नाम तो याद नहीं। अभी तो यह 2 गोलियां दे दीजिए, परंतु अगली बार एक डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। जी कितने पैसे हुए? 20 रुपये। लीजिए, धन्यवाद।
अध्यापक विभिन्न संदर्भों से जुड़े वार्तालाप तैयार कर सकते हैं और छात्रों को अभ्यास करा सकते हैं। कुछ संदर्भ हो सकते हैं फल वाले से बातचीत, ऑटो या टैक्सी वाले से बातचीत, पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के संबंध में बातचीत, स्टेशन पर आरक्षण हेतु बातचीत, होटल में कमरा बुक कराने के लिए बातचीत, पुलिस थाने में चोरी की रपट लिखवाने संबंधी बातचीत, डॉक्टर से बातचीत, प्रधानाचार्य से बातचीत, स्थानीय बस में कंडक्टर से बातचीत आदि। सभी वार्तालापों को श्रवण तथा उच्चारण दोनों कौशलों के लिए प्रयोग करें। कहानी सुनाना। पहले भी कहा जा चुका है कि जो कहानियां श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्रों को सुनाई गई हैं, उन्हीं को छात्रों से सुनें। छात्रों को निर्देश दें कि वे उन कहानियों को याद करके और कक्षा में अपनी भाषा में सुनाएं। कहानी सुनाने के माध्यम से छात्र भूतकाल के वाक्यों की संरचना का अभ्यास करने में सक्षम हो पाते हैं। चित्र देखकर कहानी सुनाना। चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना की उड़ान से उन चित्रों से अपने मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके छात्रों को चित्रकथा वर्णन के लिए ऐसी चित्रकथाएं दी जानी चाहिए जिनसे वे परिचित हों। रामायण, महाभारत की कथाओं को व्यक्त करने वाले चित्र इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। कक्षा में चित्रकथा वर्णन का अभ्यास कराने के लिए चित्रों के नीचे संक्षेप में संकेत अवश्य देने चाहिए, जिससे शिक्षार्थी उस चित्र से संबंधित कथा को अपने मन में रूपायित कर सकें। नमूना। निर्देश। दिया गया चित्र राम कथा से संबंधित है। कहानी सुनाने से पूर्व छात्रों को निम्नलिखित संदर्भ बताया जा सकता है। संदर्भ। महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कराना चाहते थे। राक्षस उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। राक्षसों के वध के लिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को ले आए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और अनेक राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने आए। राम और लक्ष्मण ने उनको मार दिया। अंत में भयंकर राक्षसी ताड़का क्रोध करती हुई आई। आगे का वर्णन चित्र को देखकर छात्र इस प्रकार कर सकते हैं। वर्णन। ताड़का जिस वन में रहती थी उसमें उसके डर के कारण कोई नहीं रहता था। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर उस वन में पहुँचे तो वह उन लोगों को मारने के लिए आगे आई और राम के ऊपर पत्थर बरसाने लगी। राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चलाना प्रारंभ किया। बाणों को आता देख वह वहीं रुक गई और क्रोध करने लगी। तभी राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो उसके हृदय को बेधता हुआ निकल गया और वह वहीं ढेर हो गई। प्रस्तुत चित्र में राम का बाण ताड़का की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है तथा राम के पीछे लक्ष्मण और उनकी बगल में महर्षि विश्वामित्र खड़े दिखाए गए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कविता, वार्तालाप, कहानी आदि के अलावा वाद विवाद, भाषण, आशुभाषण, परिचय देना और लेना आदि विधाओं के माध्यम से भी अभ्यास कराया जा सकता है।